ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में हालात ये हैं कि उन्हें यानी उनके मुताबिक महसूस ऐसा होता है कि इस वक्त बादशाहत और शहनशाहियत चल रही है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद खान साहब हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, अब इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 जलसे आप लोग कर चुके हैं, कहीं से कोई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता या अपोजिशन और किसी इदारे के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल सकता है? कहीं बैठकर इस पर बात हो सकती है कि इस तहरीक को रोका जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए? ऐसी कोई गुंजाइश, कोई इम्कान मौजूद है? तमाम सिर्फ 2 बातें। एक तो मैं करल साहब की उस बात कि जी पीडीएम के पास कोई मुतालबा है नहीं या वो जो कुछ चाहते हैं उसके समझ नहीं आते हैं, लेकिन पीडीएम का तो 26 नुकात प्रोग्राम है और वो खुल के दिया है और वो 9 घंटे मीटिंग के बाद सारों ने डिस्कस करके फिर पीडीएम की जितने भी लीडरशिप थी उसके आपस में डिस्कशन के बाद जब जो इस नुकात पे मुतफ़िक है वो सामने ले आए। सबसे बड़ी बात है, 2 बातें हैं। इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन है, 2018 में जो इलेक्शन हुआ है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं माना है और वो कहते हैं कि ये दानिज़दा इलेक्शन है। जाहिद साहब, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। लियाकत शवानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी अपनी ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं। जी जाहिद खान साहब, अपनी बात आप जारी रखिएगा। तो वो नहीं उसको ना पोजीशन को सब लोग ये कहते हैं, बल्कि हुकूमती भी कहते हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने उस दिन कहा था कि ख्वाजा सिर्फ इलेक्शन हार रहा था, अगर आर्मी चीफ को टेलीफोन न किया होता और आर्मी चीफ ने उसको न बचाया होता तो शायद वो भी इलेक्शन हार जाता। वो भी तो ये बात करते रहे। हम यही बात कहते हैं कि अपोजिशन का जो बड़ा सबसे अहम मुतालबा है वो यही है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो और इलेक्शन इस्लाहात किया जाए, कोई भी इदारा उसके अंदर मुदाखलत न करे। तो सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है वो यही है। और जाहिर है कि जब ये मुतालबा करेगा तो इस मुतालबे के साथ तो यही होगा कि मौजूदा हुकूमत को तो वो नहीं मानते, वो कहते कि इसको जाना चाहिए। अब ये हुकूमत किस तरीके से जाएगा, मैं इस बात से कि जी आप पहले इस्तीफा दे दें तो इस्तीफाओं से बात नहीं बनती। जब आपकी मूवमेंट बनती है, जब आवाम सड़कों पे होते हैं, जाहिद साहब, अगर ये इलेक्शन शफाफ नहीं है जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमत पर और तमाम ही जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं, तो फिर पिटीशंस आप लोगों ने क्यों दायर नहीं की? 2013 में जितनी पिटीशंस दायर हुई थी उसकी 50% पिटीशंस इस बार क्यों दायर हुई हैं? आप लोगों को जाना चाहिए था, पिटीशंस को दायर करना चाहिए था। देखिए, पिटीशन का तो ये सूरत हाल है कि अभी जो डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ है वो स्टे पे नहीं बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। क्या वो अदालत नहीं है? क्या एक उस ट्रिब्यूनल ने उसका इलेक्शन को नॉन वैलिड इन 50,000 वोट, वो कहते हैं कि 50,000 वोट्स में उसके वोटों में गलत थे। तो अगर एक केस का यही हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? फिर इन्होंने कहा था कि जी हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, फिर पार्लिमानी कमेटी में आखिर में एक बात करके तो फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन जिस तरीके से आवाम को अनारकी की तरफ से बचा के अब सड़कों पे लेके आए हैं और उनकी जो मसाइल है उस पर बात करते हैं, वो बात करना भी चाहिए। और जब आवाम का या जब ये मोमेंटम आगे बढ़ेगा तो फिर इस्तीफाए भी होंगे, हर एक चीज भी होगा। क्योंकि हमेशा के लिए जब तहरीक चलती है तो इब्तिदा इससे नहीं होते कि जो आखिर वाला होते वो पहले कर देते तो फिर तो वो जायल हो जाता है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इस तरह से जलसे शुरू की, जलसों के बाद फिर आगे जाएगा, देखेगा और फिर ये आखिर में ये इस्तीफाओं वाली भी बात आ जाएगी, ये भी हो जाएगा। ये कोई मुमकिन, क्योंकि हमेशा के लिए यही होते, तहरीकी जब चली होती है तो इस तरह चलती है। तो मैं ये बात करना चाहता था कि वाज़ेह पोजीशन है पीडीएम के कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में शफाफ तरीके से इलेक्शन हो, कोई इदारा मुलविस न हो, हर इदारे का आइन के अंदर दायर इख्तियार है, पार्लियामेंट सॉवरेंट हो, आइन सॉवरेंट हो और उस पर अमल करे, ताकि ये जो मसला है, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है और उसके आज भी हम भुगत रहे हैं। इसलिए ये पीडीएम का मुतालबा है कि इस्लाहात किया जाए, इलेक्शन दोबारा हो, सही तरीके से। चलें, आपके मुतालबात भी आ गए और आपने ये भी बता दिया कि मरहलावार तहरीक चलती है। गालिबन आपको जाना भी बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत शवानी साहब, अब कल भी हमारी बात हो रही थी कि कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आ देखा। कोयटा के हज़ारगंजी में एक धमाका भी हुआ। गो के जो जलसा गाह थी उसके अतराफ तमाम सूरत हाल बहुत बेहतर रही और ज़ाहिर है आपकी हुकूमत उस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन हज़ारगंजी में वाकया पेश आया। कैसे ये पूरी सूरत हाल को आप लोगों ने मैनेज किया? वहाँ पर मोबाइल के जो सिग्नल से उसको भी बंद रखा गया था, दफ़ा 144 भी नाफिज की थी, तो तमाम ये सब खैर आफियत से हो गया, बेहतर हुआ? देखिए, जो हज़ारगंजी में धमाका हुआ है उसमें जो शहादतें हुई हैं, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक
इंतहाई दर्दनाक और बहुत अफसोस है मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान के एक शहरी को। और ये पेश आया मेन जो जलसागाह है उससे कोई 15-16 किलोमीटर दूर जो कोयटा ही का नवाई एरिया है अजारकंजी में। अब चूंकि हमने हमारी एक कमिटमेंट थी कि जलसागाह को, क़यादत को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, वहाँ की शुरका को बहर सूरत बहरहाल हमने सिक्योरिटी फराहम करनी है। हमने बुलेट प्रूफ जो व्हीकल्स हैं लीडरशिप को प्रोवाइड किए, हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए। जहाँ जहाँ पीटीएम के कायदीन रिहाइश पजीर थे, रेस्टोरेंट्स में या रिहाइश गाहों में, वहाँ उनको हमने कॉर्डन ऑफ किया। फिर जब सिक्योरिटी थ्रेट आया उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयमेंट थी उसको हमने दुगना किया, क्योंकि तमाम फोकस हमारा जलसागाह पे, जलसागाह के गर्द दवार पे और फिर डिस्टेंस पे जो पार्किंग थे जहाँ पर व्हीकल्स पार्क किए गए थे वहाँ पे था। तो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए किसी जादे में, किसी जालिम ने, किसी दरिंदा सिफत इंसान ने वहाँ पर एक मोटरसाइकिल में बम प्लांट करके उसको एक्सप्लोड किया और उससे ये शहादतें वाक़ई हुई। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो यह है कि थ्रेट अलर्ट आने के बाद भी हम बड़ा सीरियस हमने मेजर लिए, अरेंजमेंट्स किए, लेकिन जब सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नेक्टा की बलूचिस्तान गवर्नमेंट से थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था, वो नेक्टा की तरफ से हुआ था जो एक फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा है। तो हमने उसको सीरियस बेस पे हमने पूरा जो हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है उसको रिविजिट किया, उसको हमने डबल किया, उसको फर्दर इम्प्रूव किया, बेहतर किया और इंतहा दर्जा हमने एनर्जी पुट किया। इससे हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उसमें पुलिस है, नेवीज है, बीसी है। सही। और ज़ाहिर तमाम रिसोर्सेज आप लोगों ने जलसागाह और जो ज़ाहिर वीआईपी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी तरफ लगा दी, तो इसलिए शायद ये जगह उस सिक्योरिटी से चूक गई, शायद इसलिए वाक़या पेश आ गया। अब शामानी साहब, कितने लोग आज इस जलसे में मौजूद थे? चूँकि वो हेड काउंट की भी बात होती है जलसे के बाद, क्या कोयटा की सियासी तारीख के बड़े जलसों में से ये एक जलसा था? आज ऑफिशियल कोई हेड काउंट आपके पास है? मैं कोयटा के सियासी तारीख के बड़े जलसों में इसको काउंट नहीं कर सकता। कल ही बोल टीवी पे एक आप ही के शो में आपने अपने इंट्रो में कोयटा और बलूचिस्तान की जो तारीखी जलसे हैं जितने आपने काउंट कराए थे, ये उनमें मैं इसको जो है सबसे बॉटम में देखता हूँ। उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही जलसे के 3 डेट्स चेंज किए गए, 2 दफा उसको मौखर या मुलतवी किया गया और इस खौफ से ये जलसा कहीं नाकाम ना हो, क्योंकि पीडीएम का ये ख्याल था कि उनको किसी एक बड़े जलसे में मोमेंटम जनरेट करना है। कोयटा में वो मुमकिन नहीं था और मैंने सब तक ही को आप साथी भाइयों के सामने आगे वो कितने यही जिक्र किया था। उसके बाद 16 फरवरी का जलसा गुजरा वाला, वहाँ से मोमेंटम जनरेट हुआ। कराची का जलसा तो वो शोधे कारदात को खराज अकीदत पेश करने लोग आए थे, पीडीएम को सुनने कोई आया भी नहीं था। ये जलसा जो है इसमें 30-35% लोग बलूचिस्तान से जरूर आए, लेकिन बाकी लोग जो है बाकी 3 सूबों से आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जलसा बिल्कुल ही उसमें कोई लोग नहीं गए या चंद 100 लोग थे। हाँ, चंद 1000 लोग जरूर थे। और फिर जाहिर है हमने SOP इस्टेब्लिश करने की जो इनको तलकीन की थी, समहाउ उसका इनको ये बेनिफिट भी मिला कि डिस्टेंस पे लोगों को इन्होंने भी ताकि वो ड्रोन में जो विजुअल लेने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन मजमूई जलसागाह को अगर टेक्निकल अंदाज में आप देखें, आपको नजर आएगा कि इसमें 60% जो जलसागाह का एरिया है वो शुरका और पाकिस्तान जो वर्कर्स उनके लिए मुख्तस थी। 40% एरिया पे जो है इन्होंने स्टेज के लिए इसको कॉर्डन ऑफ किया था, जिसमें पीले कपड़ों में मलबूस जो इनके अपने रजाकार हैं उनको ये दे दिया गया था। स्टेप्स आप देखेंगे, स्टेप्स खाली थे। तो मैं इसको एक आमियाना दरमियाना जलसा जरूर कहूँगा, कोई कामयाब पावर शो नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन पावर का शोर जो है वो हमें बहुत सुनाई दिया। पावर शोर हमने सुना, पावर शो हमने नहीं देखा। सही। अच्छा, उवैस नूरानी साहब ने आज़ाद बलूचिस्तान की जो बात की, जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत की कि मैंने सवालिया अंदाज में वो बात की थी, वो कोई तबसरा है, मैंने राय नहीं दी थी, उस पर आपका और आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, उन्होंने ये अभी खुद वजाहत उसका उन्होंने क्लियर किया कि सियाक को सबक से हटकर ये बात किया गया है। दूसरा उन्होंने जुमला ये साथ कहा कि बलूचिस्तान जो है बहुत पसमानदा है।
तो ये बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है, कौन कहता है पसमानदा नहीं है, कौन कहता है बलूचिस्तान डेवलप्ड है? मैं तो यही कहता हूँ कि बलूचिस्तान जो है मुल्तान तक पहुंचते पहुंचते भी उसको 100 साल लगेंगे, जिस रफ्तार में बलूचिस्तान को डेवलप किया गया है, जिस तेज से बलूचिस्तान को पास की गवर्नमेंट ने प्रमोट करने की कोशिश की है। और बड़ा अगर शरीफ और नफ्स इंसान है और इंसाफ का तकाजा ये है कि जब वो कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है, तो उसके पसमानदगी के जिम्मेदार उनके लेफ्ट राइट पे जो बैठे थे, मोस्ट ऑफ द लीडरशिप, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। 3 दफा तो PMRN की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, 3 फेडरल मिनिस्टर्स इनके रहे हैं, पावर इनके हाथ में रहा है, इख्तियार इनके हाथ में रहा है, तो बलूचिस्तान को डेवलप क्यों नहीं किया? हम तो यही कहते हैं कि बलूचिस्तान की पसमानदगी में जितना पास की यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हाथ है, फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये पावर में रहे, उनके रिस्पॉन्सिबल है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। सीपैक का हार्ट जो है गवादर है और सीपैक जो है लॉन्च हुआ मियां नवाज शरीफ के दौर में। 10 जनवरी 2016 को सरदार अख्तर मेंगल साहब ने खुद APC जो है इस्लामाबाद में कॉल किया था, आई वाज प्रेजेंट देयर, और पूरे जो EPC के वहां पर पार्टिसिपेंट थे वो ये मुतालबा करते रहे कि सीपैक में क्या मुआहदात हुए हमें दिखाया जाए। एहसन इकबाल साहब फाइल बगल में दबाकर भागने पे आमादा हुए, लड़ने पे आमादा हुए, लेकिन वो सीक्रेसी उन्होंने नहीं दिखाया कि क्या मुआहदात किए थे। वेस्टर्न रूट का तो तस्वर नहीं था, ये वेस्टर्न रूट का इस्तेलाह तो अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपैक में बलूचिस्तान को एनर्जी के कोई 26 से 30 अरब डॉलर के जो प्रोजेक्ट पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में मेनली ले गए, उसमें एक प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान को नहीं दिया, एक रोड भी नहीं दिया, एक शाहरा भी नहीं दिया, कोई वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं दी, कोई डैम नहीं दिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कीमात नहीं दिए। सीपैक में जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स जो बलूचिस्तान को मिल रहे हैं, ये मौजूदा गवर्नमेंट ये दे रहा है। सही। शवानी साहब साथ ही रहेगा, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ, जरा लगारी साहब से भी जरा इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने। लगारी साहब, अब बलूचिस्तान अगर पसमानदा है तो शवानी साहब ज़ाहिर कह रहे हैं इसके जिम्मेदारान तो वहाँ स्टेज पर ही मौजूद थे, जो इससे पहले माजी में कई बार वफाकी सूबाई हुकूमतों में आ चुके हैं। फिर ये पसमानदा कहना बलूचिस्तान को, क्या दरअसल उनका एतराफ़ जुर्म नहीं है? लगाई साहब को आवाज़ आ रही है? जी आप बोलें। जी लगाई साहब, ये बलूचिस्तान की पसमानदगी की बात आज उवैस नूरानी साहब ने की, वहाँ के अक्सर रहनुमा करते हैं जो PDM में भी शामिल हैं, तो ये क्या एक एतराफ़ जुर्म नहीं है कि माजी में कई बार नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और फिर बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिक्र करते हैं? अपने दौर में इस पसमानदगी को दूर क्यों नहीं किया? अच्छा, इस तरह का चार्ज हम 70-72 साल की चीज़ों का अचानक किसी एक पार्टी पर या 2 पार्टियों पर लगाकर उससे हम कोई उसके नतायज हासिल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के साथ मजमूरी तौर पर क्या होता रहा है, जो कुछ 48 का ऑपरेशन हुआ है इख्तिलात में, कि हम उसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं। जिस तरह से खारान, लसबेला और मकरान की रियासतों का इंतजाम हुआ, उससे हम उस बात से वाकिफ़ हैं। शाही जरगा ने जब फैसला किया था पाकिस्तान में शामिल होने का, क्या हम उसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं? क्या हम बहुत सी और चीज़ों से कराची बलूचिस्तान में बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेशन होते रहे, एक ऑपरेशन, फिर दूसरा ऑपरेशन, फिर तीसरा ऑपरेशन, फिर चौथा ऑपरेशन, अयूब खान के दौर का ऑपरेशन, और फिर याहिया खान के दौर का, फिर भुट्टो साहब के दौर का, फिर उसके बाद जो है वो जनरल ज़िया के दौर में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। बल्कि सरदारों का कतलेआम होता रहा, परवेज़ मुशर्रफ के दौर का ऑपरेशन, और ऐसा ख़तरनाक ऑपरेशन के जिसके अंदर नवाब अकबर भुट्टो को, तो इन तमाम चीज़ों को तसलसल भी देखना चाहिए चीज़ों का कि किस तरह से बलूचिस्तान को विक्टिमाइज किया जाता रहा। बलूचिस्तान में खराबी क्या थी, बलूचिस्तान के अंदर मसला क्या था? हमने बलूचिस्तान को इस वतन अजीज का एक बेहतरीन हिस्सा क्यों नहीं समझा? वो जो शिकायतें कर रहे हैं कि यार दुनिया भर में ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि लोगों को जो है गायब कर दिया जाए, फिर बाद में कुचरी हुई लाशें मिले, इस तरह से नहीं होता है दुनिया के अंदर। लेकिन लगाई साहब, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए, 13 से 18 तक नून लीग ने अपने 5 साल पूरे किए, 10 साल का तसलसल रहा। उस दौर में नहीं हो रहे थे लोग लापता, उस दौरान में हकूक़ बलूचिस्तान का पैकेज आया था। उसके बाद जो है NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को इतने ज्यादा वसाइल मिले थे कि वो डेवलपमेंट कर सकते थे। अगर सुबह ये हुकूमतों के पास अख्तियारात आ गए थे तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए थे। उन्होंने क्या क्या किया था, आपको याद होगा कि एक MPA के लिए 96 करोड़ रुपए के बल्कि अरबों के हिसाब से उन्होंने जो है वो एलोकेशन की थी, और उस हल्के में कुछ भी काम नहीं हुआ। ये जो
रिश्वत देने का सिलसिला शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक ने कि अरकान पार्लियामेंट को जो है वो अलग एक डेवलपमेंट के फंड के नाम पर जो रिश्वत दे जाने का सिलसिला था, उसने सब कुछ बर्बाद किया है। हमारा सारी एलोकेशन खत्म हो जाती है, हमारी एनुअल डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाती है और उनके प्रोजेक्ट सामने नहीं आते हैं, रकूम लैप्स हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। हमारी खराबियाँ पैदा हुई हैं, जो हमारा ऐसे अदवार आए हैं जो माशाल्लाह की उन्होंने खराबियां पैदा की हैं और लोगों को दूर किया है, हमारे वफाक की इकाइयों को एक दूसरे के दरमियान फासले पैदा किए हैं, हमें उनको जरूर देखना चाहिए। ये तमाम खराबियां सिर्फ मार्शल लॉ अदवार में आई या 2016 में जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत थी उसका तख्ता किस तरह से जरदारी साहब ने उल्टा फिर उसका क्रेडिट भी लिया, उससे पहले और बाद में उसके एतराफ़ात भी किए? नहीं, जरदारी साहब ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि उन्होंने इसका तख्ता उल्टा था। जब ये बात हो रही थी तो उस वक्त इत्तेफाक है कि जरदारी साहब के पास मौजूद था, मैंने जरदारी साहब से गुफ्तगू भी की थी। ये हुकूमत जो है ये कहा ये जा रहा है कि आप तोड़े, उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी वहाँ पार्टी का एक भी MP नहीं है, मैं किस लिए वहाँ जाकर हुकूमत तोड़ूंगा? तो तोड़ने वाले तोड़ देते हैं और किसी के भी गले में डाल देंगे। जनाब ये जरदारी साहब ने वो कहते थे कि मैंने दुआ दे दी है और मेरी दुआ काम कर जाएगी, इशारा उनका किस जानिब होता था वो तो सबके सामने। दुआ करना दूसरी बात है, दुआ के नताइज दूसरी बात है। सवाल ये है कि क्या जरदारी साहब की पार्टी का कोई एक MP था उस असेंबली के अंदर जिसके अंदर जो उन्होंने हुकूमत तोड़वाई और दूसरी हुकूमत बनवाई है, या उनका कोई आदमी मिनिस्टर बना, या कोई उसका आदमी चीफ मिनिस्टर बना, या उनका कोई आदमी। ये दुआ बिल्कुल वैसी थी जैसे इमरान खान साहब ने अब कह दिया कि वो अंपायर की उंगली में तो अल्लाह की उंगली को कहा करता था, तो ऐसी जरदारी साहब वो एक्चुअल दुआ मांगा करते थे। हो सकता है ये हो सकता है कप्तान की उंगली हो सकता है कि कोई उनको अपना एम्पायर की उंगली हो, कोई चीज भी हो, मुझे उससे नहीं है जरदारी साहब को किसने कोई इशारा किया था मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उनके बेनिफिशियरी जो अगर उसके तब्दीली के बेनिफिशियरी जरदारी साहब होते तो हम कहते हैं यार ये तो कमाल ही हो गया, इन्होंने तो अजीब बात की है, सियासत को जो है गुनाहगार कर दिया है, सियासत को इस तरह का अमल बना दिया है। हम कहते खुद कहते, सवाल ये है कि वो उसमें बेनिफिट क्या हुआ जरदारी साहब को? अगर बलूचिस्तान की हुकूमत को अगर सनाउल्लाह ज़हरी चले गए और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो आ गए तो उसके नतीजे में जरदारी साहब को कौन सा तमगा मिल गया था हमें उसका नहीं मालूम है। या उनकी पार्टी का कोई एक आदमी मिनिस्टर बन जाता, कोई एक आदमी सेनेटर बन जाता तो हम कहते यार ये तो हो गया इनका, इन्होंने तो बना लिया इस तरह से। तो यही आप और हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ के कोई भी बात कहने की हमारे यहाँ क्योंकि इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो हम इस तरह की बातें कर लेते हैं और बातें हमें मुख्तलिफ जगहों से फीड हो जाती हैं, हम उनको भी दोहरा देते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, अगर वो इसका बेनिफिट उठा रहे होते तो हम समझते कि हाँ ये उसमें शामिल थे और उन्होंने इसका ये बेनिफिट उठाया। ठीक है, चलें शावानी साहब इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं जरा खरल साहब से ही बात कर लूँ, इस पर उनको ही पॉइंट ले लूँ। खरल साहब, अब जैसे बगाई साहब कह रहे हैं NFC अवार्ड भी 2008 से 2018 के दरमियान बलूचिस्तान को मिला, बलूचिस्तान पैकेज में मिला, बहुत सारे तरक्याती काम भी हुए, फिर भी बलूचिस्तान आज तक पसमानदा है। वहाँ के लोग आज भी ये शिकायत करते हैं कि ये इस वक्त मुल्क का पसमानदा तरीन इलाका है। क्या यही हुकूमत इस पसमानदगी की भी जिम्मेदार है? देखिए, मामला ये है कि मैं और बाब काफ़ी मरतबा मुझे क्वेटा जाने को रिसेंटली केसों की समाअत के हवाले से। मैं ईरान इसलिए हूँ कि जब हम अदाद शुमार की बात करते हैं या जो फिगर्स देखते हैं कि किस तरह अरबों रुपए के डेवलपमेंट फ़ंड जो हैं क्वेटा के अरकान असम्बली वज़रा हुकूमतों में लगाए और अकाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की बात जरदारी साहब के दौर में एक शुरू हुआ मामला, लेकिन क्वेटा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे लगता ही नहीं है कि वो कोई सूबाई दारुल हुकूमत है, वो लगता नहीं है कि पाकिस्तान का हिस्सा है। टूटी सड़कें हैं, पुलों की वो शिकस्ता मतलब हैं, फिर जिस तरीके से वहाँ पे कंजस्टेड वहाँ पे कोई बाज़ार है, कोई तजावज़ात की भरमार है, कोई यानी हॉस्पिटल, कोई अच्छा मेयारी स्कूल, कोई लोगों को सेहत की वहाँ पे जो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उस तरीके से हम नहीं देख रहे। कोई वहाँ पे जो सरकारी बिल्डिंग्स है जो वहाँ पे इस तरह की कोई तरक्की जहाँ नज़र नहीं आती, यानी लग नहीं रहा होता कि ये भी पाकिस्तान के दूसरे सूबाई दारुल हुकूमत की तरह ये भी पाकिस्तान का एक सूबाई दारुल हुकूमत है। तो अब मामला ये है कि ये जिस तरह जरदा लगारी साहब ने बात की कि अब एक हुकूमत 2.5 साल 2 साल उसको हो गया है, उससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, तो एकदम से अब सारा ही इल्ज़ाम अगर मौजूदा हुकूमत पे रख दिया जाए
कि जनाब तमाम तर जो बैकवर्ड बलूचिस्तान रह गया है या जो पीछे रह गया तरक्की में, इसकी सारी तमाम तर जिम्मेदारी वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाली जाए, और डाल भी वो रहे हों जो 30-40 साल से इस मुल्क पर, उस सूबे पर जिन्होंने हुक्मरानी की हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। बहरहाल बलूचिस्तान के जब आवाम से हमारी बात होती है, जब लोगों से बात होती है, और बलूचिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, वो लोग ज़्यादा, लेकिन एहसास महरूमी के हवाले से अगर देखा जाए, उनके दुख अगर सुने जाए, मैं नंगे पाँव फिरते लोग वहाँ पे देखे हैं, बग़ैर छतों के, बग़ैर सरो समानी के वहाँ पे लोग जो है, आज भी वो गुर्बत जो है वहाँ पे जो अफलास है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वसाइल वहाँ पे देख लें, ग्वादर बंदरगाह है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा। वहाँ पे सैंडक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जनाब रेकोडिक है, बड़े ख़जाने हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह कराची का मेरा ख्याल है कोई पुरसानी हाल नहीं है कि कराची सबको फीड करता है, लेकिन कराची के कोई देखभाल नहीं करता। इसी तरीके से बलूचिस्तान का जो वसाइल हैं, जो मदनी वसाइल हैं, जो यहाँ पे ग्वादर की वजह से जो सारा जो उसका बेनिफिट है, वो बलूचिस्तान को नहीं, वो उस आवाम तक नहीं पहुँच रहा। वो उस आवाम का जो हक है, बहुत सारे इलाकों में तो जहाँ से सुई गैस निकलती है, उन इलाकों को सुई गैस उनके पास नहीं है। इस वक्त ज़ाहिर है बदहाली की एक तस्वीर कोयटा पेश कर रहा है पूरा बलूचिस्तान। खेलदार साहब के वापस आता हूं। खेलदार कोस्तानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। खेलदार साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, लेकिन पहले शावानी साहब का इस पर रिस्पॉन्ड में ले लूँ। शावानी साहब, लगाई साहब ने जो बात की, पीपल्स पार्टी के दौर में तो NFC अवार्ड मिला बलूचिस्तान को, और जिन तरक्याती कामों का उन्होंने जिक्र किया, फिर इस पर आपका जवाब, आपने इस हुकूमत की जो चीज़ें थी वो गिनवाई थी कि ये हुकूमत बलूचिस्तान में बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं, तो फिर क्या उसकी आप तरदीद करेंगे? शावानी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो रिकनेक्ट उनको करते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। खेलदार साहब, अब वज़ीर आज़म साहब बाकायदा तौर पर, वाज़े तौर पर कल ये कह चुके हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब को 15 जनवरी से पहले वो पाकिस्तान ले आएंगे। मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। अब ये दोनों में से क्या चीज़ मुमकिन हो सकती है आपकी नज़र में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले वज़ीर आज़म साहब को ये सोचना चाहिए कि ना वहाँ पे अशद मतलब जैसे जज है, ना दबाव डाल के ये फैसले करवा सकता है, वहाँ एक कानून है, इसके कहने पे। या पहले दूसरी बात कि ये वज़ीर आज़म जाए लंदन, 14 दिन तो जाके क्वारंटाइन उसको होना पड़ेगा। और अगरचे मरियम नवाज़ की बात ठीक है, बिल्कुल सही कहा है मरियम नवाज़ साहिबा ने, तो जनवरी में जब ये होगा तभी लाएगा। नवाज शरीफ साहब पहली बात है वो खुद ही आएंगे, जब उनको डॉक्टर अपनी इजाज़त देंगे हेल्थ के हवाले से, जो उनको सर्जरी होनी है, जब वो उनको बेहतर समझेंगे सफ़र करने के लिए, तो नवाज शरीफ साहब खुद भी पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मिलने के लिए बेताब हैं। वो कानून का जो केसेस है उनका भी सामना करेंगे। पहले भी आए हैं, पहले भी उसने तारीख लिखी है, उनको फैसला उसके खिलाफ आया, तब भी वो उसको पता था मैं जेल में जाऊंगा, मगर अपनी बेटी मरियम नवाज साहबा को साथ लेकर आया और जेल में गया भी सही। तो ये बात हुकूमत को एक देखो बयानिया बनाने की कोशिश करती है। इन्होंने काफी बयानिया बनाने की कोशिश की। पहले ये चोरी के कहते थे चोर है, एहतसाब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यार ये थानेदार है या वजीर आज़म है, पकड़ के किसी को लेके आऊंगा, मैं जाऊंगा? ये थानेदार के काम छोड़ दे, अपनी मुल्क के अवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। मुझे बताएं कि आज जो पाकिस्तान के मसाइल है उसको एड्रेस करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। ये सिर्फ सारा दिन नवाज शरीफ, अगर सब कुछ नवाज शरीफ को ही करना है तो आप किस लिए इस वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हो? तो इसीलिए तो हमने तहरीक का आगाज किया है कि अब ये हुकूमत एक नाअहल भी है, नालायक भी है, और इनकी पॉलिसी। खेलदार साहब, ये तहरीक के 3 जलसे तो आप लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई फर्क तो नहीं पड़ा, को हुकूमत हिलती भी तो नहीं दिखाई दे रही। आप लोग जलसा करते हैं, हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब देती है और फिर मामला आगे चल पड़ता है। फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा हुकूमत को। देखें, पहली बात, तहरीक एक दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में खत्म नहीं होती। तहरीक का आगाज हुआ है 3 जलसों ने, जिस तरह हुकूमत की जो हुक्मरान है उनकी नींदें हराम हुई है, जिस तरह बौखलाहट का शिकार है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राइम टाइम चैनल को वो आके बैठ जाते हैं, जिनकी कोई न बात है, ना बात का सर है, ना पैर है। तो ये बौखलाहट जो है, या जिस तरह ये मुतनाज़ा बयाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि तमाम तर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फेस नहीं कर पा रहे। अगर प्राइम मिनिस्टर फेस कर सकते तो जो बड़े इशू हुए गुजरांवाला के बाद, तो उसको एड्रेस करते, मगर वो छुप के बैठे हुए हैं और अपने 40 जो उन्होंने तर्जमान बनाए हुए हैं, उनको ये काम रखा हुआ है कि आप करें।
तो ये घबराते क्यों हैं? अगर जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, अगर आपने अवाम का जोशो खरोश देखा, आपने आज बलूचिस्तान में अवाम का जो जोशो जज्बा देखा, तो मैं समझता हूँ PDM की जो तहरीक है एक अच्छा आगाज हुआ है और इनकी हुकूमत जलसों से ही चली जाएगी, हमें कोई और कदम उठाने का मौका ही नहीं ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि जलसों से हुकूमत चलेगी। शावानी साहब, खेलदार साहब कह रहे हैं कि जलसों से हुकूमत चली जाएगी। कोयटा में आज बड़ा जोशो खरोश था आवाम का, और आप गुफ्तगू की इब्तिदा में कह रहे थे कोई बड़ा ही आम सा जलसा था, जो तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए कोयटा के, ये उस जलसे जैसा भी नहीं था। जी शावानी साहब, शावानी साहब में मौजूद नहीं है। तो लगारी साहब, अब आज का जिस तरह ये जलसा हुआ है, 3 ये जलसे हो चुके हैं, अब इससे फिर क्या नतीजा निकाला जाए? ये तहरीक आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रही है या फिर ये तहरीक बस चल रही है? मकसद वाज़ेह है लेकिन उस मकसद तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, चूंकि हुकूमत कहीं हमें हिलती हुई, कोई घबराती हुई कि आपको दिखाई दे रही है? घबराहट तो हमें नजर नहीं आती है, इसलिए कि बाज़ मामलात में हुकूमत का रिएक्शन समझ में नहीं आता है। जहाँ तक जलसों में नफरी की बात है, अगर यही जलसे PTI कर रही होती तो फिर इनको कहा जाता कि ये लाखों में हो रहे हैं। अगर यही जलसे MKM कर रही होती तो सारे के सारे लोग लिख रहे होते, कह रहे होते और तोते की तरह हम बोल रहे होते कि यहाँ पर इस जलसा गाह में अगर गुंजाइश 50,000 की होती तो हम लिख रहे होते कि 50 लाख। ये लेकिन लगाई साहब, एक जमात के जलसा करने में और इतने लोग जमा करने में, और 11 जमाती इत्तेहाद के जलसा करने में और इतने लोग जमा करने में फर्क तो फिर होता है ना? नहीं, इससे बड़ा कराची में जो जलसा है उससे पहला रिकॉर्ड जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का रिकॉर्ड था, वो बहुत बड़ा जलसा था। उस वक्त 11 जमातें नहीं थी। बिलावल का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, उस बातें नहीं थी। मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं। बेनजीर जब आ रही थी और सुबह 7 बजे की चली थी और 1 बजे तक जो है उन्होंने 3-4 किलोमीटर ही सफर तय किया था, रात को 1 बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से चलकर रात को 1 बजे जब एक्सीडेंट हुआ, जब ये वो हुआ, धमाके हुए थे, तो वो रात का 1 बज रहा था। उस वक्त धमाके हुए थे और उसको चलते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था और 24 घंटे होने में बाकी टोटल 6 घंटे 24 घंटे जरूर को चले हुए, 24 घंटे के बाद ही पहुंचता। इस मुल्क ने, इस शहर ने तारीख के बड़े बड़े इवेंट देखे हुए हैं और ये भी एक बड़ा जलसा था, इसको आप छोटा जलसा नहीं कह सकते। मैंने यही कहा ना कि ऐसा जलसा जिसके इस स्टेज तक पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगे थे, हमने अगले दिन लिखा था उसके अंदर जो है 7 लाख लोगों को शरीक, इसलिए कि MKM ने कहा था कि सारे अखबार यही लिखे कि 7 लाख कराची की आबादी शायद उस वक्त जो है इससे दुगनी रही होगी, उस वक्त लिखा गया था। तो हम पूरे शहर को भी लाते बिठा सकते जलसे के अंदर, पर हम होते तो कामयाब जलसे हुए, हम कहते नहीं यार कुछ नहीं, 15,000 आदमी बड़े जलसे जो हुए हैं तो तारीख में, उनमें ये जलसा शामिल था। कराची वाला भी, गुजरावाला। आपको रुकना पड़ेगा। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, 3 ये जलसे हो चुके और जब जलसा होता है अगले दिन या उसी दिन कोई वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हुकूमत बज़ाहिर तो कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई घबराहट भी महसूस हो रही है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक रूटीन है कि अगर कोई सियासत करता है तो सियासत का जवाब सियासत पे दिया जाता है। अब हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं और कंसर्न मिनिस्टर जब कोई रैली होती है, कोई जलसा होता है, कोई जुलूस होता है, उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और वो उस इल्ज़ामात को मीडिया पूरे मुल्क में कवर करता है, इंटरनेशनली इसको कवरेज होती है। तो जो उन पे सवाल उठाए जाते हैं उनके जवाब भी हुकूमत की तरफ से आने होते हैं और अगर कोई उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया हो तो उसको उसकी वजाहत भी होती है और बहुत सारे और भी सवालात होते हैं ताकि एक मुल्क में जो लोग देखने वाले हैं उनको एक तरफा इंफॉर्मेशन ना मिले। हुकूमत उन लोगों की है जिनकी सियासी जिंदगी में जिन्होंने बहुत जलसे किए, पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे करने का रिकॉर्ड भी हमारे पास है, सबसे लंबे जलसे करने का भी, सबसे ज्यादा जलसे करने का भी हमारे पास रिकॉर्ड है और एक कंटिन्यूड एजुकेशनल पॉलिटिक्स में हमारा 126 दिन का बदस्तूर जो शायद दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। तो हम इससे डरते नहीं है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात अगर ना उसका जवाब दिया जाए, ना उस पॉइंट को क्लियर किया जाए
तो इससे एक कमजोरी महसूस होती है, जो हुकूमत की कमजोरी नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में होती है उसकी कमजोरी होती है। लिहाजा ये सियासी खेल है, इसमें वन साइडेड नहीं। सदाकत साहब, ये तो सियासी खेल है, लेकिन एक अवामी खेल भी है, और उसमें भी एक रिकॉर्ड आपके पास है कि चीनी 115 रुपए करने का रिकॉर्ड भी आपकी हुकूमत को जाता है, आटा जो 80 रुपए किलो मिल रहा है उसका रिकॉर्ड भी आपकी तरफ ही जाता है। ये जो इस वक्त जो महंगी दूसरी चीज़ें हुई हुई हैं, जो गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी, तो इन रिकॉर्ड्स का भी क्रेडिट आप लेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे दौर में महंगाई है, और महंगाई तो इससे पहले 25% भी रही है, लेकिन हमारे दौर में इस वक्त 9% महंगाई है, और जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की अशियाए ज़रूरी हैं, उनकी कीमत 12-13% बढ़ रही है, और ये हम सबको कंसर्न है। वज़ीर आज़म जब फीसद से हट के हम एक्चुअल कीमतों की बात करते हैं तो जवाब मुझे पूरा जवाब देने दें। जी दीजिए। आपने कहा ये रिकॉर्ड हमारे पास है, ये रिकॉर्ड इसलिए है कि हमने तारीख के रिकॉर्ड खसारों वाली हुकूमत ली थी, ये रिकॉर्ड इसलिए है कि हमने तारीख के रिकॉर्ड कर्जों की हमने हुकूमत अडॉप्ट की थी, और तारीख की रिकॉर्ड करप्ट हुकूमत हमने अडॉप्ट की, हमने टेक ऑन की थी। तो जाहिर है उसको ठीक करने में उसके थोड़े बहुत जो मुज़मरात और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड भी होगा कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड मुद्दत में ठीक करेंगे। लेकिन जब हुकूमत में आने से पहले रिकॉर्ड वादे किए थे कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगी, 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, तो वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए फिर ये महंगाई के रिकॉर्ड बनते चले गए। देखिए 200 अरब डॉलर तो किसी हमारे किसी उस वक्त के MNA ने किसी जलसे में कह दिया था, उनको कुछ $200 की शायद इस वक्त कैलकुलेशन ना पता हो, ये तो आपने बना ली। जो इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे उन सब वादों की तकमील में हम इंशाल्लाह अपनी लाइन पे हैं। अगर हमने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे तो 5 साल की बात की थी, 50 लाख घर का था, उसके लिए भी जो कानूनी जो एनवायरमेंट था, जो फाइनेंस का एनवायरमेंट था, जो बैंकिंग का एनवायरमेंट था, 2 साल बाद 40 लाख नौकरियां दे चुके बन गए। आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह, 5 साल में आपको 50 लाख घर भी बना के दिखाएंगे। और जो आप वादे कर रहे हैं करप्शन खत्म करने के, जाहिर है बड़े लेवल पे करप्शन खत्म हुई है। अगर किसी ने करप्शन किया तो फौरी कार्रवाई है, इससे पहले तो करप्शन भी होती थी और कार्रवाई भी नहीं होती। सर, ये हजारों लाखों लोग जो पहले बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ये हजारों लाखों लोग पहले ही बेरोजगार आपने कर दिए, कैसे 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचेंगे? देखें, एक तो ये है पिछले 4-5 महीने से आपका मुल्क पूरा बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की जो दीगर लग्जरी इंडस्ट्रीज थी वो बंद थी, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए थे। तो उसका एक इम्पैक्ट था। कुछ हमने अपने खसारे कम करने के लिए बहुत सारे ड्रास्टिक मेजर्स लिए थे। मुल्क की मईशत के जो लीकेज हो रही थी, जो उसके खसारे हो रहे थे, तो उसका एज अ कॉन्सिक्वेंस जाहिर है ग्रोथ भी कम हुई है और इन्फ्लेशन भी आया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, आपने आखिरी खबरें नहीं पढ़ी, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड सीमेंट की सेल हुई है। आपकी जो मीडियम टर्म इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गए, आपके मुल्क में रेमिटेंसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये सारी मस्बत खबरें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद मस्बत खबरें मिलेंगी, और जो आपने कहा रिकॉर्ड वादे किए थे इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड वादे पूरे होंगे। सही, लेकिन सदाकत साहब, अभी वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि अब बदला हुआ इमरान खान आप देखेंगे, जो पीर के रोज़ उन्होंने गुजरावाला जलसे के बाद कहा था, फिर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं नवाज शरीफ साहब को भी लाऊंगा चाहे बोरिस जॉनसन से ही बात करनी पड़े। तो ये बदला हुआ इमरान खान अगर वो ये कहते हैं कि मैं अवामी मसाइल अब हल करूँगा, मैं बदल गया हूँ, तो ये अवाम बड़ी वाह वाह करती वज़ीर आज़म की कि उन्होंने क्या बात की है, वो मियाँ साहब को वापस लाने के लिए अपने आप को बदल रहे हैं। देखें, जो भी वज़ीर आज़म का था, वज़ीर आज़म को आवाम के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, वो आवाम के लिए पहले ही बहुत हमदर्दी रखते हैं। हमदर्दी उन्होंने नवाज शरीफ से करी रखी, और जो बीमारी का बहाना बना के हम सबको चक्कर दे के निकल गए, तो वो बदले हुए की बातें करते कि हम बड़े हम्बल थे, हम बड़ा रहम दिल थे कि ये बेचारा बीमार है, इनको जाने दिया जाए। लेकिन जो उनका रिएक्शन है कि वो वहाँ जाके उन्होंने एक दिन अस्पताल में नहीं गुजारा, एक कोई प्रोसीजर नहीं करवाया, एक हमने उनको कोई इंजेक्शन या उनको टैबलेट खाते हुए नहीं देखा। तो ये, और उसके बाद वो मुल्की इदारों पे पाकिस्तान की अदलिया पे, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे, फौज पे, हुकूमत पे इस तरह के ताबड़तोड़ वो हमले कर रहे हैं, जितना शायद उनको बातें ठीक होने के दौरान भी नहीं आती थी। तो वो कह रहे हैं कि अब आपको बदला हुआ इमरान खान मिलेगा, अब आपसे लिहाज नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान को लूटने वाले हैं उनके साथ जो नरमियाँ थी वो खत्म करेंगे। वो बदला हुआ इमरान है। इमरान खान को लोगों के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने इन लोगों के लिए अस्पताल बनाए, इनके लिए यूनिवर्सिटीज बनाई, गज़वे सलाब में काम किए, इनका दुनिया में नाम रोशन किया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना के हमारे जैसे सियासतदानों को एक नया प्लेटफॉर्म फ्राहम किया।
अब इंशाल्लाह मुल्क को इस्लामी फलाई रियासत बना के दुनिया में जो इस्लामी दुनिया है उसको इंशाल्लाह एक मॉडल मदीना की रियासत बना के दे रहे हैं। ये सारे उनके काबिल तारीफ। अब बदले हुए खान साहब आप हौसला रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बदल। अच्छा, ये जो अब मुसाफरती कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें JDW का नाम आया कि सबसे ज़्यादा चीनी वाले मामले पे जो गैर कानूनी मुनाफा JDW ने कमाया, तो फिर जहांगीर तरीन साहब को वापस लाएंगे खान साहब, क्योंकि वो भी उसी शहर में मौजूद हैं? पहले तो आप अप्रिशिएट करें कि किसी दौर में, किसी सियासी दौर में उस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नियर एंड डियर बंदे के बारे में रिपोर्ट आई है। इससे पहले कभी आपने सुना कि जरदारी साहब की मिलें थी, वो ये सारी कार्टेल्स करते थे? कभी आपने सुना कि नवाज शरीफ साहब की मिलें थी, वो कार्टलाइजेशन करते थे? ये आप इमरान खान को भी अप्रिशिएट करें कि यही तब्दीली है। इमरान खान के करीबी तरीन दोस्त जो है उनके बारे में भी किसी रिपोर्ट को किसी को जमा कराने में और उनका JDW का नाम देने में किसी को खौफ नहीं आया। अब रही बात कि नवाज शरीफ को इसलिए हम लाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हमने भेजा है, अदालतों ने उनको सजा दी हुई थी। जहांगीर तरीन को ना किसी ने रोका है ना किसी ने भेजा है। तो जहांगीर तरीन का मामला बराए मेहरबानी, अदालतों ने बुलाया जरूर है जहांगीर तरीन साहब को। अगर कल अदालत नवाज जहांगीर तरीन के बारे में भी कोई वारंट जारी करती है उनकी गिरफ्तारी के, तो हुकूमत जिम्मेदारी लेगी। लेकिन जहांगीर तरीन एक आज़ाद शहरी है, वो जा सकते हैं। नवाज शरीफ आज़ाद शहरी नहीं है, वो कैदी हैं और वो मुजरिम है और उनके हुकूमत ने बहुत बड़ी फेवर करके उनको भेजा, इसलिए लाने की बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन पे किसी ने फेवर नहीं की, वो आज़ाद शहरी की हैसियत से गए। अदालत बुलाएगी तो आएंगे, नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जो अदालतें चाहेंगी। सही। और सदाकत साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी फेडरल मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल, जिसको नज़र रखनी थी PDM की पूरी एक्टिविटी पर। क्या कहीं कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है कि PDM की आला क़यादत से, आपकी नज़र में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस तहरीक की? देखिए, मुज़ाकरात किसी इशू पे होते हैं ना। अगर वो ये करें कि इलेक्शन में धांधली है तो हम आप बैठ के हल्का खोल लेते हैं। वो कह रहे हैं, वो जो ऐसी बातें कह रहे हैं जो हमारे कोई हमें डोमेन में लग ही नहीं रही। उनको एस्टैब्लिशमेंट पे, उनको ज़िया-उल-हक पे, उनको अयूब खान पे, उनको मुशर्रफ पे एतराज़ है। तो वो हम क्या कर सकते हैं? दो तो दुनिया छोड़ चुके हैं और एक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अगर उनको हमसे वो मुतालबा एक ही करते हैं कि जी हमें हमारे केस माफ़ करें, हम पे आप इंतकाम ना करें, तो वो केस माफ़ करना हमने उनको NRO देना कोई नहीं है। बाकी उनसे क्या कौन सी बात है? कोई उन्हें तजवीज़ दी नहीं, किस बात पे बात करें? ये तो वही NRO है जो उससे पहले लेते रहे और ये हमसे मांग रहे हैं और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है उनको इंगेज करने का। वो कहते हैं ना सितमगर, ये भी तो कहती है महंगाई कम करें, बेरोजगारी खत्म करें, लोगों को रोजगार दें, सहूलियात पैदा करें, उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। ये भी तो उनके मुतालबात हैं। देखिए, ये मुझे बताएं, ये जो जिंदगी में सहूलतें हैं ये जलसे करने से थोड़ी होती है। वो अपना काम करें, पार्लियामेंट में आए, हमें तजावीज़ दें, करारदादें पेश करें, कानून साजी कराएं, जल्दी कराएं, हम पे कोई तनकीद करें, हमारा कोई वजीर मिनिस्टर कोई करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ केस लड़ें। वो तो बैठ के जाके कोयटा में और जहाँ जहाँ उनके बंदे मौजूद हैं, उनके मदरसे हैं या उनके कोई जीते हुए हल्के हैं, वहाँ वो मौज मस्ती कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब वो कानून साजियों में जब आपको तरमीम पेश करते हैं, आप लोग मुस्तरद कर देते हैं, फिर वो कवानीन पास भी हो जाते हैं, उनके लोग भी गैर हाजिर हो जाते हैं, फिर वो उसका भी इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं कि आप लोगों ने उन पर प्रेशर डलवा दिया। सारे मसले उनके हैं। हम तो कानून में तरमीम चाहते थे कि फैटफ ना पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ना हो। अल्लाह का फजल है, वो फैटफ ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, उनको यही समझा रहे थे। लेकिन व्हाइट लिस्ट में भी नहीं आया सदाकत साहब, वो 6 नुकात अभी भी बाकी हैं जिस पर हुकूमत को अमल करना है। अच्छा, आपको 5 से 26 पे पहुंचे, वो आपको पसंद नहीं आए, आपको 6 याद है, तो वो 6 भी बड़ी पेशरफ्त है। ये कोई हमारी अगर व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान आ जाता तो वो 6 नुकात सब भूल जाते हैं, लेकिन 21 नुकात पर आपने अमल किया, आपकी हुकूमत ने, उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो जो 6 की कमी रह गई, उसकी वजह से पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में नहीं जा सकता। कमी भी नहीं है, वो 6 लॉ, उसके प्रोसेस लंबे हैं, वो प्रोसेस में है, उन पे किसी ने तनकीद नहीं की, लेकिन उन पे अभी पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं है। अच्छा, वो नुकात हैं कौन से? अगर कुछ आप शेयर कर सकें, आपके इल्म में कुछ हो, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, बेसिकली तो ये सारा है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता है पाकिस्तान में जो लोग रहे हैं, अब उनको मैं टेरर का इल्जाम तो नहीं देता, लेकिन मनी लॉन्डर तो वो रिकॉर्ड में रहे हैं। लिहाजा वो कवानीन सारे जिनमें कोई भी बाहर से बंदा पैसा भेजे जो पाकिस्तान में किसी के पास आए, उसको ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, ताकि भेजने वाला और लेने वाला का ट्रेस हो, ताकि ये पैसा किसी दहशतगर्द हो, किसी ऐसी तंजीम को ना चला जाए जिससे वो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं दहशतगर्दी करे। ये पाकिस्तान की रियासत के बयानिए के ऐन मुताबिक है। लिहाजा अगर FATF को ऐसी पाबंदियां लगा रहा है तो उसकी पाबंदियों को सवाए टेरर फाइनेंसिंग से और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी और मामले से ताल्लुक नहीं है।
जो उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान बच के चीजें पाकिस्तान पे हुई होती रही है माजी में, वो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमने ठीक करना है। और उनको ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पॉलिटिकली पूरा कंसेंसस है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलें और वाइट लिस्ट में आए, ताकि पाकिस्तान की जो दुनिया की जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, पाकिस्तान की चीज़ें जिन मुल्कों में जाती हैं, ताकि हमें किसी तरह की मुआशी सैंक्शन या मुआशी पाबंदियों का हमें सामना ना करना पड़े, और पाकिस्तान का जो प्रोड्यूसर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको मार्केट एक्सेस मिले। और दुनिया से भी हम जो हेल्प लेते हैं, दुनिया के लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उनको खुला एक पाकिस्तान मिले। तो पाकिस्तान को ओपन अप करने की बात है कि किसी तरह पाकिस्तान की किसी ऑपोजिशन। सही, लेकिन सदाकत साहब जो मुल्की एहतसाब का निज़ाम था उसको भी तो दुरुस्त करना था। वो खान साहब कहते थे कि मैं एक बॉल से 2 विकेटें लूँगा, लेकिन हमने उस एहतसाब को बड़ा एक तरफा देखा अपोजिशन के ख़िलाफ़। फिर उसमें अपने जो हुकूमती अरकान होते हैं उन पर बड़ा हल्का हाथ, उनके केसेस में कहीं कोई पेशरफ भी नहीं होती महीनों, लेकिन वो फिर अपोजिशन वाले शिकायत करते हैं कि एक तरफा एहतसाब चल रहा है। आपका पहला सवाल का पहला हिस्सा तो मैं तनकीद मानता हूँ कि हमने एहतसाब के निज़ाम को ठीक नहीं किया, ठीक इसलिए नहीं किया कि हमें लोगों ने उतना वोट नहीं दिया कि हम अपने कानून साजी कर सकते हैं। हम सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है, पार्लियामेंट में भी हमारी अददी बहुत बड़ी मार्जिनल हमारी वो है। तो हम कोई भी कानून सख्त करने के लिए बनाएंगे तो दूसरी तरफ वो सारे लोग वो है जो खुद करप्ट हैं, जो खुद इन पे केसेस बने हुए, इसलिए हमारी ये मजबूरी जरूर है कि हमने सख्त नहीं किया। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है कि हमने कोई एहतसाब करना है, तो ये आपको मैं करेक्शन कर दूं कि ये इदारा नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने और मुशर्रफ साहब ने बनाया था। इसमें तमाम पोस्टिंग, ट्रांसफर और लोग उनके लगे हुए हैं और तमाम कानून उनके। हमने एक लाइन, एक सतर। सदाकत साहब, जब वज़ीर आज़म एक जुमला बार बार इस्तेमाल करते हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जब वो ये कहते हैं तो फिर वो किन इदारों से मुखातिब होते हैं, उनका मतलब क्या होता है? फिर जब ये पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ कि वो कानून वो इंडिपेंडेंट है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये दूसरा जुमला है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले नैब को दबा के, प्रेशर डाल के NROs दिए जाते थे, तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा का मतलब इनको कोई माफी नहीं दूंगा, कोई कानून नरम नहीं करूंगा, कोई NRO नहीं दूंगा। इनको अगर बचना है तो वो अदालतों से बच के आए। लेकिन नवाज शरीफ को एक केस में उन्होंने बरी भी कर दिया, हमें कोई इतराज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को भी बरी कर दिया, ये जेलों में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो मुल्क में अदलिया है, मुल्क में निज़ाम है, कोई खुदा न खासा हम तो नहीं बैठे हुए अंदर करने के लिए और बाहर करने के लिए। तो ये बात करना एक मेरा ख्याल पढ़े लिखे माशरे में गैर जरूरी है कि जहाँ इतनी आपकी ताकतवर आज़ाद अदलिया बैठी है और जहाँ इतने ताकतवर इदारे हैं, ठीक है उनमें कमियां भी हैं, वहाँ किसी की इंसानी हकूक, लेकिन सदाकत साहब महीनों बल्कि सालों गुजर जाते हैं, फिर उन केसेस के फैसले भी तो नहीं आ पा रहे। ये एहतसाब सिलसिला दर सिलसिला चलता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ तो रेफरेंसेस नैब के महीनों सालों गुजर जाते हैं, रेफरेंस दायर नहीं होता और फिर फैसले नहीं होते। शिकवा हमारा भी है, नैब से वज़ीर आज़म का भी शिकवा, यही शिकवा हमारा भी है नैब से, और वज़ीर आज़म ने भी अपील की थी चीफ जस्टिस से कि अदलिया जो है वो केसेस का जल्दी करे। अब मेरा ख्याल है डे टू डे केसेस उन्होंने अदालत ने फैसला किया कि अकाउंटेबिलिटी के केसेस डे टू डे हेयरिंग करें, और डे टू डे जब समाअत करेंगे, रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो गलत फंसे वो निकल आएंगे और जो असली फंसने वाले हैं वो जल्दी फंसेंगे। तो ये मुझे आपकी इस बात से बिल्कुल कोई इतराज नहीं है कि जल्दी एहतसाब और किसी को भी गलत बंदे को ना पकड़ें, ना सजा दें, लेकिन जिसको जो इतने बड़े बड़े लूट मार के बादशाह हैं वो जब बाहर आ जाते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। ठीक है, चलें सदाकत साहब साथ ही रहिएगा। लगाई साहब और असद खलील साहब भी मौजूद हैं। तो असद खलील साहब, अब जब किसी हम हुकूमती तर्जुमान से, हुकूमती जमात के नुमाइंदे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो भी तहरीक चल रही है अपोजिशन की, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन जब किसी अपोजिशन के नुमाइंदे से बात होती है तो वो ऐसा तासुर देते हैं कि बस हुकूमत अब गई तब गई, जनवरी में जाने वाली है। फिर ये इस वक्त सूरत हाल को हम कैसे लें? फिर ये जो हुकूमती रेजिस्टेंस फ़ौरन आती है, फ़ौरन से जवाब आता है हुकूमत का, इसको हम कैसे लें? हुकूमत वाकई अंदर से परेशान है इस तहरीक को लेकर, या कोई ख़ास नोटिस नहीं ले रही सूरत हाल का? देखिए, ये एक रूटीन मैटर है। कोई भी अगर अपोजिशन का जलसा होगा तो हुकूमती तर्जुमानों का काम होता है, उन्होंने अपना एक जवाब देना होता है, अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करना होता है। अपोजिशन का काम ये होता है कि हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाती है, उसकी जो बैड गवर्नेंस है, उसकी जो नेग्लिजेंस है, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करती है। हुकूमत ये है कि उन जो चीज़ों को भी क्लैरिफाई करती है और अपनी अचीवमेंट्स आगे गिनवाती है। अभी जो आप बात कर रहे थे एहतसाब के हवाले से, अभी जो हो रही थी, देखिए, अगर हुकूमत की बजाय मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा कीन है इस हवाले से
कि जो साल से केस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस पड़े हुए हैं, रेफरेंस दायर नहीं होते, दायर हो जाते तो उन पर फैसले नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट उल्टा कई डेडलाइन दे चुकी है, अभी फिर उन्होंने डेडलाइन दी है 1 माह की कि 120 अदालतें बनाई जाएं एहतसाब अदालतों की। हुकूमत अगर इस पर वाकई सीरियस है तो ये तो उनके बॉल है कोर्ट में, अदालत कह रही है, अदालतें उज़्मा कह रही है, डेडलाइन दे रही है, वार्निंग लास्ट दी है उन्होंने कि आप अदालतें बनाएं 120 अदालतें एहतसाब, ताकि इन केसों के फौरी फैसले हो सके। और अब हुकूमत अगर नहीं बना रही तो उसमें बताएं कि इसमें क्या नवाज शरीफ जरदारी साहब ने आकर रोका हुआ इस चीज़ से? अगर अदालतें बनेगी, जजेस आएंगे तो फिर ही डे टू डे प्रोसीडिंग हो सकेगी, फिर इन केसों के फैसले हो सके, वरना तो ये साल से पड़े रहेंगे। जब एहतसाब का बयानिया भी हुकूमत का अपने इस इलेक्शन से पहले से है, हुकूमत में आने से पहले है, उनके मंशूर का भी ये बुनियादी हिस्सा था, फिर अब ये जब मौका मिल रहा है अदालत के हुक्म की तामील फिर क्यों नहीं की जा रही? इसमें एक ताख़ीर बिला वजह की क्यों की जा रही है, क्या ख्याल है? ये तो मेरा ख्याल है अब हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वही बता सकते हैं कि इस ताख़ीर को बार बार सुप्रीम कोर्ट को डेडलाइन देनी पड़ रही हैं, और आप बाकी अरबों रुपए जो चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं, और इस हवाले से जो बहुत सारे लोगों के ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, तो अगर कम अज़ कम केसेस के फैसले होंगे तो लूटी हुई दौलत भी वापस आने के इम्कानात हैं, कन्विक्शन भी उनकी हो सकती है। जो भी होगा क्लैरिटी आएगी उसमें। जो लोगों का, जो हुकूमत का एक बयानिया था, जो उनका जो एक विजन था, जिस बेस पे हुकूमत आई है PTI की एक एहतसाब के नारे के ऊपर, तो हो सकेगा। अब ये हुकूमत के पार्ट पे बात है कि जब तक वो अदालतें 120 नहीं बनेगी, वो फाल नहीं होगी, उस वक्त तक इन केसेस के फैसले तो इस हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने तक भी हम नहीं कह सकते कि हो जाएंगे, क्योंकि जजेस कम है, केसेस ज़्यादा हैं, पता नहीं कि हज़ारों में केसेस पहुँच गए हैं। तो ये तो जब तक ये अदालतें मुकम्मल होंगी तो तब भी ये फैसले जो है एक्स हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने तक ही हो सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि आज होने वाले जलसे से मुताल्लिक थी, आगे भी जैसे जैसे PDM की तहरीक चलती रहेगी, बोल पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। आज की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।